नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद से क्या आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता, पार्टी के सांसद तनाव में हैं क्या, क्योंकि उनकी सक्रियता काफी कम हो गई है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक पैंतरे तो लगातार चल रही है। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी, और वो खास चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने प्रचार में तमाम मुद्दे उठा रहे हैं और कह रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कि जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, और हक छीनने वालों पर कार्रवाई तो हम करेंगे, चाहे कोई कितनी भी धमकी दे ले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस मुद्दे को, भ्रष्टाचार को और परिवारवाद को अपने चुनावी कार्यक्रमों में उठा रहे हैं, और जहां कहीं भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं वहां भी इस बात को उठा रहे हैं। तो इस पर आज की खास चर्चा। और इसके बाद कि अब जबकि पहले चरण के मतदान में 1 सप्ताह रह गया है, तब जाकर अब आज उत्तर प्रदेश में विपक्षी इंडी गठबंधन की पहली संयुक्त रैली हुई है। बिल्कुल 1 हफ्ता रह गया है तब जाकर। तो क्या है, और बाकी तमाम रैलियों की भी बात करेंगे कि कौन कौन से बड़े बड़े नेता कहां कहां रैलियां कर रहे हैं। और फिर बात करेंगे कि द केरला स्टोरी जो फिल्म बनी थी, अगर आपने देखी होगी तो उसको लेकर के इन दिनों बहस तेज है। पहले दूरदर्शन पर दिखाया गया था, पिछले दिनों तो उस पर बहस हुई, और फिर अभी वहां पर एक चर्च ने बच्चों को जागरूक करने के लिए इस फिल्म को दिखाया इडुक्की में, तो इस पर बहस तेज हो गई है। तो इस पर भी करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा 370 हटने के बाद केंद्र की योजनाएं राज्य में हुई लागू। परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधते हुए विपक्ष को बताया मुगलिया सोच से ग्रसित। पीएम की राजस्थान के बाड़मेर में भी रैली और दौसा में रोड शो। चुनावी रण में भाजपा के स्टार प्रचारक। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अमित शाह ने भरी हुंकार, तो मध्य प्रदेश के सीधी में जेपी नड्डा ने रैली को किया संबोधित। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव अभियान के लिए शुरू की बस यात्रा। विपक्षी इंडी गठबंधन की रैली में आज राहुल गांधी और स्टालिन का कोयंबटूर में चुनाव प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में संभाला मोर्चा। नीतीश और तेजस्वी भी बिहार में दमखम के साथ मौजूद। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी बीआरएस नेता की कविता को सीबीआई ने राउस रेवेन्यू कोर्ट में किया पेश। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिलाने में कविता की अहम भूमिका बताते हुए सीबीआई ने मांगी 5 दिन की रिमांड। आम आदमी पार्टी ने अब लगाया आरोप, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लाना चाहती है बीजेपी। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से तनाव में कई आप नेता, कुछ वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता हो रही है कम। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों की कोलकाता से की गिरफ्तारी। धमाके के मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर शाजिब हुसैन से पूछताछ में अहम खुलासे की उम्मीद। और वाराणसी में चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच याचिकाकर्ता महिलाओं समेत अन्य भक्तों ने ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की और निकाली गई भव्य कलश यात्रा। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइन। सब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की। और आज का जो सबसे पहला एजेंडा है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, तिहाड़ में जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेता, बड़े नेता, सांसद तनाव में हैं क्या, क्योंकि कुछ इस तरह का व्यवहार दिखाई पड़ रहा है। देखिए जरा क्या कुछ हुआ है।
तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से आम आदमी पार्टी के लगातार राजनीतिक पैंतरे तो जारी हैं और वो पैंतरे दिखाई पड़ते हैं कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी इस तरह के राजनीतिक पैंतरों का इस्तेमाल करती है। कभी धरना प्रदर्शन, कभी उपवास चलता रहता है। आम आदमी पार्टी ने अब आरोप लगाया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। तो शराब घोटाले पर जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर लगातार निशाना। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तो हमें गिराना चाहती है, हमारी सरकार को। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से तनाव में कई आप नेता, ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता बड़ी कम हो गई है। आम आदमी पार्टी के करीब 7 सांसदों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दूरी बना ली है, क्योंकि देखिए पार्टी के कई कार्यक्रम हो रहे हैं, उपवास का हो, धरना प्रदर्शन का हो, वहां पर ये नहीं पहुंच रहे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा लंबे समय से बाहर ही हैं, तो पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल राघव चड्ढा पिछले महीने आंख की सर्जरी के लिए लंदन गए थे और लेकिन लंदन में तो हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर भी उनकी सक्रियता बहुत कम हो गई है। ऐसा ही कुछ स्वाति मालीवाल के साथ है। वो भी अपनी बहन की बीमारी के बाद से अमेरिका में हैं और आम आदमी पार्टी पर जब इतना संकट है तो वो बाहर हैं। तो मामले पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल अपनी पत्नी को ही सीएम बनाना चाहते हैं, शायद इसीलिए ये सब कम सक्रिय हो गए हैं आम आदमी पार्टी के ये बड़े नेता। कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। बीजेपी चुनी हुई सरकार का सम्मान करती है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि किसी तरीके राष्ट्रपति राज लग जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जेल में हैं, वो जेल में मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, जो कि असंभव है। इसलिए जब से संजय सिंह जी जेल से बाहर से आए हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी का जो अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना था, वो चूर चूर हो गया है। तो ये तमाम बातें दोनों तरफ से चल रही हैं, लेकिन इस बीच में कुछ कानूनी कार्रवाई भी जारी है इस दिल्ली शराब घोटाले में। उस पर बात करते हैं और साथ ही जो आम आदमी पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर भी बात करते हैं। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, सबसे पहले तो आपसे यही अपडेट लेना चाहूँगा कि के कविता जो इस मामले में एक बड़ी आरोपी हैं, उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, सीबीआई के द्वारा रिमांड मांगा गया था। क्या कुछ इस मामले में अपडेट है इस समय? जी लालचंद, इसमें बहस पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया हुआ है। सुबह जब इस पर सुनवाई शुरू हुई थी तो कविता के वकीलों ने ये कहा था कि जब वो पहले से ही न्यायिक हिरासत में है तो सीबीआई ने जब उनसे पूछताछ की तिहाड़ जेल में जाकर, उस ऑर्डर को कोर्ट ने एक तरफा दिया था, उनको नोटिस किया जाना चाहिए था पहले, और इसीलिए उन्होंने इस कहा कि इस आदेश में खामियां हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ने जब सीबीआई को केवल पूछताछ की अनुमति दी थी तो कोर्ट ने फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया। तो इन दो चीज़ों को उन्होंने उठाया था, लेकिन इन दोनों ही बातों को स्वीकार नहीं किया कोर्ट ने, और उसके बाद रिमांड पर 2 बजे रिमांड एप्लीकेशन पर बहस शुरू हुई। 5 दिन की सीबीआई ने रिमांड मांगी है और अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कई आरोप लगाए हैं कि कविता पर, और ये आरोप दिखाते हैं कि वो इंडो स्पिरिट में उनका पैसा लगा हुआ था, वो उसमें एक किसी दूसरे बेनामी शख्स के तौर पर उसमें उनके भी इंटरेस्ट थे। एक तो ये बात है। दूसरा कि उन्होंने न केवल दिल्ली की आबकारी नीति के चलते 100 करोड़ रुपए का आश्वासन दिया कि आम आदमी पार्टी को मिलेगा, बल्कि इसमें ये भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि शरत रेड्डी से उन्होंने 80 लाख रुपए अपने एक एनजीओ के लिए लिए और 14 करोड़ रुपए एक ऐसी जमीन के लिए लिए गए जिसको खरीदने में शरत रेड्डी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वहां पर उन्होंने शरत रेड्डी को उधर भी एक्सप्लॉइट किया, ये सीबीआई का कहना है। अब इन सारी दलीलों पर ऑर्डर कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है।
कुछ वक्त में उम्मीद करते हैं कि 5 दिन की जो रिमांड मांगी है सीबीआई ने, उस पर कोर्ट अपना ऑर्डर सुना देगा। बिल्कुल, और जब सुनाएगा तो अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच में विकास, जिस तरह की राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया मंत्रालय से भी, केजरीवाल सरकार से भी और पार्टी से भी, इस बीच में ये सवाल जो है वो बिल्कुल चर्चा में है कि बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, ऐसे तो बहुत कम लोगों को रहने दिया अरविंद केजरीवाल ने, जो भी उनको चुनौती दे सकते थे उनसे इस्तीफा मांग सकते थे, उनमें से बहुत सारों को तो बाहर कर दिया, उन्हें भूषण को हो या योगेंद्र यादव को या तमाम तरह के बड़े नेताओं को। लेकिन कुछ जो बड़े नेता हैं पार्टी में, सांसद हैं, वो उनकी सक्रियता कम है। उन्होंने प्रदर्शनों से, उन्होंने उपवास कार्यक्रम से, उन्होंने आंदोलनों से दूरी बना रखी है। इस मामले में क्या आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता ऊहापोह में हैं क्या? बिल्कुल लालचंद, ऐसा हो सकता है। और आप देखें कि न केवल बड़े नेता बल्कि कार्यकर्ता भी उस तादाद में ऐसे समारोहों में नहीं जुट रहे हैं, इस तरह के धरने प्रदर्शन में नहीं जुट रहे हैं जैसा आम आदमी पार्टी को जिस तरह का बहुमत दिल्ली में मिला और जिस तरह के कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ आम आदमी पार्टी के पास थी। और दूसरा, पार्टी में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ऊहापोह की स्थिति बिल्कुल हो सकती है। आपने देखा एक मिनिस्टर ने रिजाइन किया, राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा भी आतिशी ने जो 2 बार आरोप लगाए हैं, पहली बार आरोप ये लगाया कि बीजेपी उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हालांकि उस पर उनको एक लीगल नोटिस मिला है कि उनका इस बात का सोर्स क्या है, आखिर उन्होंने किसके आधार पर इस तरह बीजेपी पर आरोप लगाया। अब ये जो दूसरा आरोप है, जब वो ये कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारियां हो रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी भविष्य में होने वाले किसी स्प्लिट का या कुछ नेताओं का या कुछ और बड़े लोगों का पार्टी से हटने को लेकर के जो इरादा हो सकता है, उसको लेकर के एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने की बात आप इसको के तौर पर देख सकते हैं। जहाँ तक वो बात कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश, इसमें साजिश की कोई ज़रूरत नहीं है लालचंद जी, क्योंकि जैसा एलजी ने पहले ही कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, एक स्थिति उन्होंने अपनी स्पष्ट कर दी है। इसमें जो 239AA प्रोविजन है जो संविधान में, जो दिल्ली को लेकर के है, अगर उपराज्यपाल को लगा कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, सरकार सही तरह से नहीं चल रही है, तो उनको सिर्फ एक रिपोर्ट भेजनी है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी साजिश की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अब देखना होगा कि ये तमाम नैरेटिव के बीच जो दो फ्रंट पर ये लड़ाई चल रही है, कानूनी फ्रंट पर और राजनीतिक फ्रंट पर, देखना है कि ये कहाँ पर किस अंजाम तक पहुँचता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े थे और हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली शराब घोटाला है उसको लेकर के क्या कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही है और साथ में किस तरह से राजनीति इस पर हो रही है और उसका क्या कुछ अंजाम हो सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आज की खास चर्चा की तरफ अब बढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से लेकर के इंटरव्यू तक उसको बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं और ये मुद्दा काफी चर्चा में है। तो अपनी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों के बीच पीएम मोदी ने एक दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में 3rd टर्म के एजेंडे का खुलासा किया है। तो तमाम तरह के चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू भी दे रहे हैं। कई अखबारों को, दक्षिण के एक टीवी को भी दिया था, एक दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने 3rd टर्म के एजेंडे का खुलासा किया है कि क्या कुछ प्राथमिकता में रहेगा, कौन से मामले वो प्राथमिकता में लेकर चलेंगे। भ्रष्टाचार निवारण के साथ जन कल्याण कार्यों से नहीं किया जा सकता समझौता, ये है उनके इंटरव्यू का क्रक्स कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चलेगी और जन कल्याण। तीसरे टर्म में अब तक के जनहित कार्यों में और तेजी लाने का लक्ष्य है कि और ज्यादा तेजी लाएंगे ये तमाम तरह के जो लोक कल्याण के कार्यक्रम है और साथ ही हक छीनने वालों पर नहीं रुकेगी कार्रवाई, यानी कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकने वाली। पीएम ने कहा, डीबीटी योजना से हमने इन वर्षों में गरीबों की योजना में डाका डालने पर प्रतिबंध लगाया और 3 लाख रुपए बचाए, 3 लाख करोड़ रुपए बचाए, 3 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि हमने बचाया। और पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह जंग बीजेपी शासित राज्यों में भी चलाई जा रही है, तो ये कहना गलत है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई। ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष द्वारा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है।
पीएम ने कहा कि ईडी के पास भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उनमें सिर्फ 3% मामले पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हैं। सिर्फ 3% राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक नेताओं से जुड़े हैं ईडी के पास जितने भी मामले हैं। तो बाकी के जो 97% भ्रष्टाचार के मामले हैं वो तो अधिकारियों और अन्य अपराधियों के खिलाफ हैं। ईडी के पास 97% भ्रष्टाचार के मामले अधिकारियों और बाकी अपराधियों के खिलाफ हैं। नौकरशाहों की बात कीजिए तो उनकी भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। तो यह कहना गलत है कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ नेताओं के लिए। पीएम ने कहा चुनाव में लहर लोगों के बीच जमीन पर जाकर देखा जा सकता है। बीजेपी सरकार की तीसरी पारी को लेकर लोगों में उत्साह है और एक बार फिर मोदी सरकार के नारे लगाए जा रहे हैं। भारत के लोग जानते हैं कि देश आज दुनिया की 5वीं और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में भारत दुनिया के मुकाबले सबसे आगे है और 5G के विस्तार में भी सबसे आगे है। और 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान अपने अयोध्या के मंदिर में सुशोभित हैं। उधर जम्मू कश्मीर भी अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजाद हुआ है और देश की विकास की धारा में आगे बढ़ रहा है। अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ पीएम मोदी उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त पत्रकारों के सामने और लोगों के सामने रख रहे हैं। लगातार पीएम बात रख रहे हैं। उधर विपक्षी गठबंधन के निशाने पर सिर्फ मोदी हैं। एनडीए गठबंधन आटा से डाटा तक फ्री की गारंटी दे रहा है। राहुल गांधी मोदी के भ्रष्टाचार की लड़ाई की काट में चुनावी बॉन्ड की गड़बड़ी बता रहे हैं, लेकिन विकसित भारत के संकल्प को लेकर विपक्ष की झोली में शायद कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस पर कुछ बोल नहीं रहे वो लोग। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल आपके नाम, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल देश के नाम, विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए 24/7 फॉर 2047 ये मोदी की गारंटी है। लेकिन जो मोदी है ना, वो तो बहुत बड़ा सोचता है। ये मोदी दूर का सोचता है और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। तो प्रधानमंत्री बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, चाहे रैली हो, इंटरव्यू हो, कहीं भी हो, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि लूटने वालों को तो लौटाना पड़ेगा और हक छीनने वालों को छोड़ेंगे नहीं। और बाकी तमाम मुद्दे जो प्रचार के हैं उसमें विपक्ष क्या मुद्दा उठा रहा है, प्रधानमंत्री और एनडीए क्या मुद्दा उठा रहे हैं, इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कौशल जी आपका इस चर्चा में। साथ में डॉक्टर विवेक कोरडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस चर्चा में हमारे साथ, इस खास चर्चा में। मैं आप दोनों के पास आऊं उससे पहले विनोद जी के पास चलकर इस चर्चा को मैं विस्तार देता हूं। विनोद जी, प्रधानमंत्री तो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि लूटने वाले को लौटाना तो पड़ेगा और हक छीनने वालों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यहां पर एक बात उठती है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को इतना जोर शोर से उठाया है कि कई तरह के बयान विपक्षी नेताओं से आने लगे हैं। कोई कह रहा है कि सर फोड़ देंगे, कोई कह रहा है कि अच्छा हमारी सरकार तो आने दीजिए, मोदी जी को भी जेल में डाल देंगे और सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे। लाल जी, मैं पहले अगर आपकी रिपोर्ट से आऊं तो आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप को,
उस इंटरव्यू पे आए तो सबसे खास बात जो ये है, हमें लगता है कि हम चीज़ों को रेखांकित करें जी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने तीसरे टर्म की बात तो की है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है 2024 का चुनाव, वो दुनिया के इतिहास में अगर आप देख लीजिए, दुनिया में कह रहा हूँ, किसी भी कंट्री में 10 साल के जो शासन है किसी प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का आप देखे होंगे, उसके बाद आप उसके तीसरे टर्म के लिए दुनिया में किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की ललक जनता के बीच में नहीं देखे होंगे। अगर जनता के बीच से जो लहर है और जनता ही इस चुनाव को लड़ रही है फ्रंट पे आके, तो ये बात देखने लायक है कि आखिर इसमें क्या जादू है। जादू मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरव्यू में कहते हैं कि आप जो चुनाव में अगर लहर देखना चाहते हैं तो आप जमीन पे जाइए, लोगों के बीच जाइए, और जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और जब वहां एक नारा सुनते हैं, अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये तीसरे टर्म के लिए दुनिया में शायद किसी राजनेता, किसी डेमोक्रेटिक में किसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए आज तक नहीं हुआ होगा। तो ये राजनीति के जानकार और राजनीति के विद्यार्थी के लिए आने वाले समय में एक अध्ययन का विषय होगा, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जरूर कहते हैं और बहुत रेखांकित तौर से कहते हैं। जहां तक रही उपलब्धियों की बात, तो ये तो बीजेपी के प्रवक्ता अपने बताएंगे अपने उद्बोधन, अपने संवाद के साथ में, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जिस तरह से एक कंपैरिजन कर रहे थे इस इलेक्शन मोमेंटम का, कि 6 महीना पहले इंडिया गठबंधन के साथ में जैसे लगा था कि डेफिनेटली पीएम मोदी के मुकाबले में इंडिया गठबंधन एक कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार है, और आज जब देखते हैं कि उसकी स्थिति में कि आप मुद्दे के लिए जब इस तरह से सीधे सीधे आप एजेंडे में आते हैं, या तो नैरेटिव है आपके पास में, या फिर आप फिर भी आटा से लेकर डाटा की बात करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रियाएं हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही हैं, और कई बार तो बड़ी अजीबोगरीब सी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। मैं कौशल जी के पास आऊं, उससे पहले डॉक्टर विवेक कोडे के पास चलता हूं। डॉक्टर कोडे, सबसे पहले आपसे ये चर्चा कि भ्रष्टाचार पर अगर कार्रवाई की बात पीएम कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, और अगर मान लीजिए ऐसी कार्रवाई की बात हो रही है, बार बार पीएम अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं चुनावी रैलियों में, इंटरव्यू में, तो क्या कहीं ना कहीं घबराहट में इस तरह के बयान आते हैं कि भाई सबको आने दो, हमारी सरकार जेल में डाल देंगे सभी को, पीएम मोदी को भी डाल देंगे, साथ में ये भी कहते हैं कि सर फोड़ देंगे, कोई कहता है मंत्री हूं नहीं तो बिल्कुल मैं बता देता कि मैं क्या हूं। जी, ये भ्रष्टाचार की जो बात चल रही है, बीजेपी ने अपना नाम बदला। बीजेपी ये अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, भ्रष्टाचारी जमाओ पार्टी बची। मैं महाराष्ट्र के नाम गिनवाऊं जिनके ऊपर स्वयं मोदी जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पहला नाम अजित पवार का। अजित पवार ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। 2 दिन पहले मोदी जी बोले, 2 दिन के बाद अजित पवार भाजपा में केस, भ्रष्टाचार की केस पर। दूसरा नाम नारायण राणे, इनके बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। गए 4 साल से आप देख रहे हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। हमारे अशोक चव्हाण जो थे हमारे पार्टी के, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, वो भाजपा में गए। अभी आगे क्या होगा आपको मालूम पड़ेगा। छगन भुजबल का तो फाइल ही गायब कर दिया, बोल रहे हैं हमारे पास कोई फाइल नहीं है। और प्रताप सरनाईक जो अभी शिवसेना में है और उनके साथ गठबंधन, उन्होंने तो मुख्यमंत्री को खुद लिखा था कि आप भाजपा के साथ गठबंधन करा दो तो सब भ्रष्टाचार अपना दूर हो जाएगा। तो ऐसी भ्रष्टाचार जमाओ पार्टी, और जिन्होंने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, अच्छा, चंदा लिया, धंधा दिया, ईडी की रेट डाली, बाद में अगर ऐसी बात है, मैं ये कह रहा था, और ऐसी बहुत सी कंपनी, हाँ ठीक है, मैं इसका जवाब तो कौशल जी देंगे। था, माइनस था, वो लोगों से भी चंदा इकट्ठा किया। इसका जवाब कौशल जी देंगे। ये जो बड़ा भ्रष्टाचार मोदी जी ने किया है, ठीक है, लौटता हूं,
लौटता हूं डॉक्टर उसके बारे में हम तो कहेंगे ना, हम बिल्कुल सत्ता कहिए में ना, आएंगे, कहिए, जरूर बिल्कुल आएंगे प्लेटफॉर्म और खुला जरूर हुआ है। आएंगे। हाँ। और सत्ता में आएंगे तो इन पूरे भ्रष्टाचार की हम इंक्वायरी करेंगे। हाँ। और जो कानून अपना काम करेगा। हाँ, कानून उसमें से, क्या कानून गलती के हिसाब कर रहे से हैं? काम होगा, लेकिन सभी को हम जेल क्या में कर- कैसे डाल देंगे और सर कैसे फोड़ देंगे और सभी कैसे को सबक कैसे- सिखाएंगे? इस सभी को कैसे डाल देंगे? हाँ, वही हम? तो नहीं, कुछ सभी को नेता नहीं ऐसे डाल बयान दे रहे हैं ना, देंगे। इसलिए जिन्होंने बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार किया है, ठीक। इसमें अहम हिस्सा तो पार्टी के नेता का होता है। ठीक, ठीक, इसलिए ठीक। हम बोल रहे हैं ठीक है, कि हम ठीक है। इनके भ्रष्टाचार की इंक्वायरी करेंगे। हाँ। और ऐसा नहीं, हमारे में आने के बाद उनको छोड़ेंगे नहीं हम। अच्छा। हम उनको जेल में ही डालेंगे। ठीक है, ठीक है, लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर कौशल किशोर जी, जो बात अभी कह रहे हैं विवेक जी, एक तो सबसे पहली बात ये कि अब जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उस पर प्रधानमंत्री देखिए बार बार उसको उठा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो भाई भ्रष्टाचार उनके खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है। और दूसरी तरफ ये कि ये जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को इतना उठाया है कि बहुत सारे नेताओं पर दबाव बन गया है और वो कई तरह के बयान दे देते हैं, कई तरह के असंतुलित बयान सुनने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर मोदी जी ने कहा है ना कि ये तो अभी ट्रेलर है, तो उसके आगे की लाइन ये है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। पिक्चर अभी ट्रेलर में आपने देखा, ट्रेलर में अभी आपने देखा कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, इंडी गठबंधन का अगर स्टेज सजा हुआ देखेंगे तो उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई न कोई आरोप लगा हो, जिसकी कोई न कोई इंक्वायरी चल रही हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचारी है या कन्विक्टेड लालू यादव जैसे भी लोग हैं। तो आप ये समझिए कि अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे तो मोदी जी तो साफ करें ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो अभी से इन लोगों में धड़बड़ाहट है, तिलमिलाहट है, ये घबराहट में इस तरीके के बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए जिस तरीके से मीसा भारती कह रही है कि सबको जेल में डाल देंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक उनके सफेद दामन में एक दाग नहीं आया। आज लगभग 32 साल 35 साल से ज्यादा का राजनीतिक करियर है, चाहे गुजरात हो, चाहे आज एक दशक बीत गया है एज ए प्रधानमंत्री। भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे ज्यादा लगाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही लगाई है। आप ये समझिए कि पहले हम आप बैठ करके यही डिस्कशन करते थे कि बड़ी मछली के ऊपर हाथ नहीं डाला जाता, सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ा जाता है। अब तो इतनी बड़ी बड़ी मछलियां नहीं, वेल पकड़ी जा रही हैं कि वेल का जो समूह है उसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये समस्या है। अब दिक्कत क्या है कि ये लोग छोटा सा और ये इंडी गठबंधन वाले भ्रष्टाचार के नाम पे बेरोजगारी और महंगाई की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बेरोजगारी बढ़ गई है, इनकी महंगाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आप समझिए देखिए 7 करोड़ की, एक मिनट सर, 7 आप ये देखिए ना, 6 करोड़ की गोभी अब गमलों में नहीं उग पाती है। ठीक है। अब 10 एकड़ जमीन में 670 करोड़ की आईटी फाइलिंग नहीं हो पाती है। ठीक है। कई अब बहुत सारे आपका दावा है कि भाई आपने कई जगह रोक लिया। एक उस सवाल का जरूर जवाब दे दीजिए कि जो आपका कैंप ज्वाइन कर लेते हैं वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आप एक भी ऐसा नेता बता दीजिए जिसकी कार्यवाही ऑफिशियली बंद की गई। सिर्फ आकर के विपक्ष के लोग यही चिल्लाते हैं कि बंद हो गई, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप देखना चाहेंगे तो अभी बीजेपी का कर्नाटक में एक आदमी पकड़ा गया, ठीक है, जिसके ऊपर अवैध काले धन निकले, तो कार्रवाई सब पर हो रही है। भ्रष्टाचारी है, ना वो पक्ष का है ना वो विपक्ष का है। भ्रष्टाचारी कहीं भी होगा। मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो खाने वाला है उसको जेल में खिलाऊंगा, तो सबको जेल में खिलाया जा रहा है और आगे भी खिलाया जाता रहेगा। और जो ये कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होती, केवल इनके ऊपर होती है, तो आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दें जिसकी कार्रवाई बंद हुई है आने के बाद, और एक लिस्ट ये निकाल दे अपने यहाँ की कि कौन कौन भ्रष्टाचारी हैं जिससे हमें जिनको आगे आपको नहीं लेना है, आगे हम ना लें। ठीक है, कम से कम ये तो लिस्ट निकाल दे। ठीक है, ये भी एक अच्छी मांग है कि भाई लिस्ट पहले दे दीजिए, उन लोगों को बाद में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है विनोद जी, ये तमाम जो बातें हो रही हैं दोनों तरफ से, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप भी ये महसूस कर रहे हैं, जो बात मैंने उठाई थी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई नेता, कई पार्टियां बड़ा दबाव महसूस कर रही हैं क्या इस बार के चुनाव में? लाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आरोप प्रत्यारोप तो पक्ष विपक्ष में चलता रहेगा। सत्ता पक्ष के भी प्रवक्ता
हैं और मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। विपक्ष के भी, कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात बहुत शानदार तरीके से रखा है जी। और उनको रखना भी चाहिए। ये तो भाई इलेक्शन के टाइम है, हर पार्टी का मन होता है कि भाई वो सत्ता के लिए ही इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें कोई तो गुंजाइश नहीं है। सबको सुबह की अपनी अपनी बात तो लोगों के सामने में लाएंगे जी। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं, जब आज के इंटरव्यू के लिए ही बात कर सामने में रखते हैं उस चीज को, तो ये जब नैरेटिव्स को लेके आप एक लड़ाई लड़ते हैं, इलेक्शन की लड़ाई लड़ते हैं और परसेप्शन बनाते हुए दिखते हैं, तो जमीन पे आपका वो नैरेटिव कितना उतर पाता है शायद उसका आकलन आपको नहीं है। सोशल मीडिया कैंपेनिंग के जरिए आप चाहते हैं कि लोगों के बीच हम पहुंच जाएंगे और लहर पैदा कर देंगे, वो ऐसा संभव नहीं है। एग्जाम्पल बताता हूं कि ईडी पे और अभी कार्रवाई को लेके पूरी तरह से एक सोशल मीडिया कैंपेन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के चला रहे हैं कि विपक्ष के नेता ही क्यों, और यही सवाल हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक ने भी पूछा है पीएम को। ठीक है। तो पीएम ने उसका जवाब देते हुए कहा कि ये जब आप नैरेटिव बनाते हैं और लोग ये बना रहे हैं अपोजिशन के लोग, तो कम से कम ये बात जाननी चाहिए कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसके सारे कार्रवाई में सिर्फ 3% पॉलिटिकल पार्टी और लीडरों पे है, बाकी 97% जो कार्रवाई है वो अधिकारियों और जो अन्य अपराधी है उस पर कार्रवाई हो रही है। करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई है। लेकिन हम जब खबरों के बीच में आते हैं तब सिर्फ वो खबर बनती है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ छापा पड़ता है या उनकी गिरफ्तारी होती है। तो अब सवाल ये है कि आप सीधे सीधे ईडी पे ही सवाल उठाते हैं। एक संस्था है और वो संस्था आज की नहीं है, यूपीए के दौर की ही संस्था है, उससे भी पहले की संस्था है। तो आप जब नैरेटिव बनाते हैं और सारे संस्थाओं को जो एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र संस्था है, एक रिपुटेशन है उनका, आप सब पे सवाल उठाते हैं, तो शायद ये जनता के हलक में नहीं भी बात उतरती है। लाल जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल उठ रही है। और मैं ये सवाल लेकर के चलता हूँ डॉक्टर विवेक कोडे जी के पास। डॉक्टर विवेक कोडे, एक तो देखिए उन्होंने जो बीजेपी प्रवक्ता ने जो जवाब दिया, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी नेता के खिलाफ जो उस कैंप में चले गए हैं लेकिन उनके खिलाफ अगर पुख्ता सबूत है, मैं ये कहूँगा और मैं कई बार कहता भी हूँ कि अदालत का दरवाज़ा तो खुला हुआ है ना, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, जा करके खुला हुआ है, पूरे ऑप्शन खुले हुए हैं। दूसरी बात ये कि जब बात प्रधानमंत्री करते हैं तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और परिवारवाद की तो बात करते हैं, लेकिन वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं कि मैं 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं। ऐसे में वास्तविक मुद्दे तो ये है कि आप उन रिपोर्ट कार्ड में कमियों को ढूंढ करके और जनता के बीच रखिए, ये होना चाहिए, और अपनी तरफ से भी बताइए कि हम ये करने वाले हैं। देखिए, पहली बात, हम क्या करने वाले हैं वो हमने न्याय पत्र में हमारे बताए। ठीक है। हम 5 घटकों को न्याय देने वाले हैं, जिसमें युवा है, जिसमें नारी है, जिसमें किसान है, श्रमिक है और हर एक समाज की हिस्सेदार। तो यही इन्हीं जातियों की बात पीएम करते हैं। न्याय पत्र से हड़कंप मच गई, जवान किसान, इन्हीं जातियों की बात तो पीएम करते हैं, लेकिन फिर आप लोग एक्स्ट्रा बात करते हैं कि जाति जनगणना भी कराएंगे। जाति जनगणना तो कराएंगे। हाँ, देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब हाँ दीजिए। देखिए कि यहाँ कहा गया कि बेरोजगारी और महंगाई की बात हम करें। अभी हाल ही में एक सर्वे हो गया, उस सर्वे में बताया गया, जब पूछा कि आपका अहम मुद्दा क्या है, ठीक तो है। 57% लोगों ने ये बताया कि बेरोजगारी के लिए हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार मानते हैं, और 27% लोगों के लिए ये अहम। महंगाई में टोटल 56% मतदाताओं ने ये बताया। आप किसी सर्वे का हवाला दे रहे हैं ना? हाँ, हम CSDS का हवाला दे रहे हैं। ठीक है। ये सर्वे का। तो बेरोजगारी और महंगाई ये हमने किए हुए बातें नहीं है, लोग इससे परेशान हैं। और सबसे एकदम मुझे इस बात पे बहुत बीजेपी पे दया आती है कि जो लोगों के विषय है उन विषयों को छोड़ के वहाँ प्रदेश में हमारी क्या हो रही है, अरे यहाँ क्या हो रही है, देखो कि बेरोजगारी से युवा परेशान है। वो जहाँ 1000 अगर पद है तो उसके लिए 2-3 लाख अर्जी आते हैं और आप 3-3, 4-4 साल उनको अपॉइंटमेंट नहीं करते। ये जो सब बातें हैं, इन बातों को छोड़ के ये जो सब नए जुमले हैं
अब की बार ये पार, हाँ, फिर से भाजपा 400 की पार, सरकार 400 पार का जुमला दे रहे हैं। ऐसी कितनी बार घोषणा की है मैं बताऊं? ठीक है, हाँ ठीक मैं है, बताता हूं आपको हाँ। कि 2017 में गुजरात ने कहा था आपकी बार 150 पार, कितने आए? 99। लेकिन 2018 में 2022 में 150 पार कर लिया। 2022 में इन लोगों ने 150 पार कर लिया हिमाचल था। प्रदेश में बोला था आपकी बार 75 पार आए, हाँ, 25। ठीक तो है, ये जो सब बातें हैं ना, उनको मालूम है ठीक कि है। अब की बार मुश्किल से 200 पार, हाँ। और इसलिए सब अच्छा, 200 सीटें तो आप दे रहे हैं, आप भी कम से कम 200 सीटें तो दे रहे हैं लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, संस्थाओं के विश्वासार्हता। ठीक है, अब कौशल जी का जवाब। सुनिए, एक मिनट। हाँ हाँ, विवेक जी बोल लीजिए। कोई एक उम्मीदवारी दी जाती है, उसके दूसरे दिन उसको ईडी बुलाती है इंक्वायरी के लिए, जिसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने कहा ना कि आप लिस्ट दे दीजिए, उनको नहीं करेंगे शामिल। तो कैसे उनकी विश्वासार्हता रही थी? मोदी जी ने कौशल जी सबसे बुरा काम कौन सा किया है? तो सभी संस्थाओं की विश्वासार्हता कम की है। कौशल जी जवाब दीजिए। आपने लिस्ट मांगी, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसे लोग तो हैं कि आप शामिल कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप नारे तो 400 पार कर दे रहे हैं, 200 सीट हालांकि ये भी आपको दे रहे हैं कि 200 तो मिल ही जाएगा। मुश्किल से ना, अच्छा, मुश्किल से बोल रहे हैं 200। हाँ बोलिए। चलिए, वो तो देश की जनता ही चिल्ला चिल्ला के कह रही है। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो अच्छा कौशल जी, मैं एक बात और चाहूंगा। कौशल जी एक बात और चाहता हूं कि जैसे इन्होंने आपको 200 सीटें दी, आप उनको कितनी सीटें दे रहे हैं? और मेरे ख्याल से 50। अच्छा, आप 50 दे रहे हैं, से ज्यादा नहीं आने वाली पूरे कांग्रेस की। हाँ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, ये तो भविष्य बताएगा और जनता डिसाइड करेगी। ठीक है। ये जनता का नारा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं अब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये सरकार आने की बात कर रही है इनके कुछ इंडी गठबंधन के लोग। मैं ये पूछना चाहता हूं, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, वहां पे कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन्होंने करप्ट मान करके जेल में डाला? अगर है तो डालना चाहिए था। इससे इनका ये पता चलता है कि कितनी झूठी बात करते हैं। दूसरी चीज, एक तो ये लोग भ्रष्टाचार एक जगह नहीं करते, पैसे का भ्रष्टाचार ही नहीं करते, ये वोटरों के साथ भी भ्रष्टाचार करते हैं। कैसे? आप देखिए, टीएमसी के नेता अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस तो अभी 26 तक हैं, अगर हमें नहीं वोट दोगे तो उंगली काट लेंगे, और 26 के बाद तो हमारे ही हाथ लगना है। तो ऐसी चीजों के खिलाफ आप जाइए, इलेक्शन कमीशन में शिकायत कीजिए कौशल मिश्रा जी। वो ऑलरेडी हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन एक अपने आप में स्वायत्त संस्था है, वो सुओ मोटो भी काम करती है। हम ये नहीं कहते, हम हारने के बाद ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते। हमारे लोगों की जब हमारे नेताओं की जांच होती है तो हम कभी सीबीआई और ईडी पे सवाल नहीं उठाते। पर जब विपक्ष के लोगों की जांच, जब विपक्ष के लोगों के ऊपर सवाल उठता है तो ये लोग ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम सबकी बात। विवेक जी छोटा सा काउंटर। देखो, वोटरों के साथ भ्रष्टाचार की बात हुई, इसलिए मैं कहता हूँ वोटरों के साथ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी जी ने। अच्छा ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया। विनोद जी का विनोद जी, बेरोजगारी, किसानों के ठीक है, आ गए आपके मुद्दे आ गए। विनोद जी, ये वोटर तो परखेंगे ना कि किसने क्या किया है। विनोद जी 4 हो गई है, और जहां तक रोजगार के साधन है 2014 से लेकर, अच्छा छोटी सी टिप्पणी मुझे विनोद जी से लेने दीजिए। विनोद जी से छोटी टिप्पणी। विनोद जी से लेके 2024 तक का 25 करोड़ ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। विनोद डीबीटी के माध्यम से गरीबों को विनोद जी बोलिए। नल से जल मिल गया। दोनों प्रवक्ताओं से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा। दोनों प्रवक्ताओं से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी अपनी बात तो रखी है। कम से कम हम लोग जब आते हैं अपने रिपोर्ट पे आप लोगों के विचार सुनने के लिए, हम लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं। हम लोग कोई अभी इस बीच में जो हम लोग शामिल होते हैं उसमें सिर्फ आपके सामने में अपने तर्क को रखते हैं। दोनों ने बहुत विनम्रता के साथ आपकी बात को स्वीकार किया और सुना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब एक गारंटी की बात जब आप कर रहे थे तो मोदी की गारंटी, और जब आप कांग्रेस के जो न्याय पत्र की बात कर रहे थे हमारे महोदय, तो वो राहुल गांधी की गारंटी की बात करते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस गारंटी पे आपको भरोसा देने के लिए एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। मोदी जब गारंटी की बात कहते हैं तो मोदी की गारंटी लोगों के सामने में दिखता है, और जब आप उस गारंटी को कहते हैं तो आपके स्टेट से लोग
ढूंढ ठीक, आते हैं, ठीक, ठीक। तो उस गारंटी में और इस गारंटी में जब लोग कंपैरिजन करते हैं तब वो क्रेडिबिलिटी मोदी की बात वही होती है कि गारंटी पूरी होने की गारंटी और जनता के मन में भरोसा होना चाहिए। गारंटी के सामने में गारंटी समय की कमी है, बढ़ती जा समय रही की है। कमी है, इसलिए मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा। समय की कमी है अभी। का मतलब है कमेटी ठीक छोड़कर ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के बीच अपने जाइए और अपनी विश्वसनीयता जरूर बनाइए। आपको भगाएंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। डॉक्टर विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, डॉक्टर विवेक कोरडे जी और विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो अभी वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज की कुछ और बड़ी खबरों पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी इंडी गठबंधन की पहली संयुक्त रैली, जबकि वोटिंग के लिए, पहले चरण की वोटिंग के लिए सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब आज की एक और बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में विपक्षी इंडी गठबंधन की आज पहली रैली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनावी कार्यक्रम हैं। तो पहले चरण के मतदान में बचा है सिर्फ एक सप्ताह, और अभी तक गठबंधन की संयुक्त रैली हुई ही नहीं थी। आज पहली बार हुई। इस बीच बीजेपी कर रही है पहले और दूसरे फेज के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ले रहे हैं चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा। पीएम ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए गिनाई सरकार की उपलब्धियां। तो राजस्थान के बाड़मेर में भी रैली और दौसा में रोड शो करने का पीएम का कार्यक्रम है। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भरी हुंकार। तो मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली हुई। बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव अभियान के लिए बस यात्रा शुरू कर दी है, और तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी और स्टालिन का कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में मोर्चा संभाल रखा है। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी, और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है। ना 73 चलेगी, ना 65 चलेगी।
इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जा। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और ये इसीलिए हो रहा है कि यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। तो ये तब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का जोर है। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए। रामेंद्र, अब जबकि पहले चरण की वोटिंग में ठीक एक सप्ताह बचा है, अब जाकर के इनकी संयुक्त रैली हुई है, कैसी रही ये इंडी गठबंधन की संयुक्त रैली? कौन कौन नेता हुए इसमें विपक्षी गठबंधन के शामिल? देखिए, ये आप इस तरीके से देखिए कि पूरी पार्टी जिस कंफ्यूजन के दौर में उससे उबरने का प्रयास कर रही है। पहली जनसभा पीलीभीत में अखिलेश यादव ने की है। कांग्रेस के वर्कर उसमें साथ थे, कोई बड़े लीडर साथ नहीं थे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जहां 2019 में था, जहां इससे पहले था 2014 में, वहीं खड़ा है। एक जात के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता है, एक विकास की बात करता है कि विकास के नाम पर आप हमको वोट दो। एक कह रहे हैं कि जात के आधार पर आप एकत्र होइए और हमको सत्ता दिलाइए, बाकी चीजें जो जैसे करते थे वैसे करेंगे। ये कह रहा है कि हमने शौचालय दिया है, आवास दिया है, बिजली दी है, पानी दी है, शिक्षा दिया है, चिकित्सा दिया है, देश का गौरव ऊपर ले गए हैं। तो बेसिकली दो मुद्दों पर चुनाव है। जनता समझ रही है कि उसको जो मिला है और जो आगे संभावना है वो किससे हैं और जो जात के नाम पर आ रहे हैं वो क्या करेंगे। हालांकि पीलीभीत उन्होंने कहा कि पीलीभीत का नाम आते ही भाजपा के नेताओं के चेहरे पीले हो रहे हैं। तो जाहिर है कि वरुण के टिकट न मिलने से हो सकता है उनको कोई संभावनाएं दिख रही हो, लेकिन जनता व्यक्ति को नहीं पार्टी को वोट दे रही है, अपनी संभावनाओं को वोट दे रही है, अपने विकास को वोट देगी। ऐसा जो उत्तर प्रदेश में अभी तक दिख रहा है। जी, लेकिन ये तो कहिए कि एक सप्ताह पहले ही सही आखिरकार हो तो गई उनकी रैली, जिसमें कि उनके कार्यकर्ता ही सही एक साथ जुटे। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बात करते रहेंगे आपसे रामेंद्र। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। और बड़ी खबर ये है कि जो द केरला स्टोरी, आपको फिल्म तो याद होगी, ये लगता है केरल के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। केरल के मुख्यमंत्री चुनावी सभाओं में जोर शोर से केरल की रियल स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं। तो द केरला स्टोरी जो फिल्म बनी थी उसमें केरल की रियल स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं। उसके काउंटर के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का दावा है कि केरल में सिर्फ एक केरला स्टोरी है और वो है लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। यानी कि कहीं ना कहीं उस मूवी में जो मुद्दे उठाए गए उसका काट दे रहे हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन कह रहे हैं कि 64,000 लोग अति गरीब हैं, उनकी चर्चा तो बीजेपी और कांग्रेस नहीं करती। ये बात केरल की हो रही है। तो सवाल यह है कि पिछले 60 वर्षों से तो यूडीएफ और एलडीएफ बदल कर रही है और इसी गरीब मजदूर के नाम पर सत्ता में आती रही है, लेकिन गरीबी है कि दूर होती नहीं। दरअसल केरल के इडुक्की चर्च प्रशासन ने युवाओं को आगाह करने के लिए पिछले दिनों द केरला स्टोरी बच्चों के बीच प्रसारित किया था और मकसद यही था कि बच्चों को जागरूक किया जाए ताकि कोई उसे इस तरह से धर्मांतरित ना कर पाए, भरमा नहीं पाए। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल इसे अपनी अपनी सियासत का एजेंडा बना रहे हैं। केरल में तो ये एजेंडा बनता हुआ दिख रहा है। पिछले साल भी लव जिहाद और आईएसआईएस की भयावहता को दिखाने वाली इस फिल्म को कई जगहों पर दिखाया गया था, लेकिन चर्चा इन दिनों केरल में जोरों पर है। केरल की 4 महिलाओं की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई थी, आपको याद होगा, जो धर्म परिवर्तन के बाद आईएसआईएस ज्वाइन कर लेती हैं। केरल में कुछ लोग तो इसे जागरूकता बढ़ाने वाली फिल्म मानते हैं, लेकिन वामपंथी सरकार और कांग्रेस इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताती है और यहीं से यह मुद्दा बन गया है। पिछले दिनों दूरदर्शन ने भी इस फिल्म को प्रसारित किया था, लेकिन सीपीएम सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया था। प्रसार भारती ने एक स्वतंत्र संस्था के रूप में यूपीए सरकार के दौर में बीजेपी के विरोध के बावजूद तमस फिल्म को दिखाया था, याद कीजिए। तो सामाजिक मुद्दों को लेकर बनी फिल्म में बहस की वैसे तो काफी गुंजाइश रहती है। केरल में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही है। तो जाहिर है कि वामपंथी सरकार सिर्फ गरीब और गरीबी पर बहस चाहती है और सामाजिक मुद्दे उन्हें नुकसान कर सकते हैं, इसीलिए इसको झुठला रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल यह बताना है कि इस तरह के जाल में फंसकर अपना जीवन नष्ट ना करें।
हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में छात्र अपनी उम्र संबंधी कमजोरियों और रुचियों को देखते हुए ऐसे जाल में फंस सकते हैं। छात्रों में जागरूकता प्रदान करना चर्च की जिम्मेदारी है। कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों के सामने केरल स्टोरी दिखाई गई, जो बाद में एक विवाद के रूप में उभरी। स्क्रीनिंग के माध्यम से हमारा कभी भी समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने या किसी समुदाय को अपमानित करने का इरादा नहीं था। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता पैदा करना और उन छात्रों में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना था, जो कि युवा पीढ़ी को आस्था और विश्वास प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का हिस्सा था। यह वास्तव में सराहनीय था कि केरल स्टोरी को दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया गया, खासकर जब कई युवा नकली प्यार के ऐसे जाल में फंसते हैं, तो यह वाकई सराहनीय था। तो मुद्दा तो बनता दिख रहा है, लेकिन कितना बड़ा मुद्दा और क्या असर होगा? शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। सबसे पहली बात तो ये कि क्या ये मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि दूरदर्शन पर दिखाई गई तो ऑब्जेक्शन हुआ, वहां पर इडुक्की के चर्च ने दिखाया तो भी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, मुद्दा इसीलिए बन रहा है क्योंकि केरल के कम्युनिस्ट नेतागण और राज्य सरकार इसको विरोध कर रहे हैं। कह रहा है कि इसमें सारा सर गलत नैरेटिव है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये फिल्म हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंसर्स जो है उनसे ये पाई है, सर्टिफिकेट पाई है इसमें। और कोर्ट ने भी हमेशा कहा है कि भाई जिस फिल्म को सर्टिफिकेट मिली है दिखाने की, तो इस फिल्म को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सबको अधिकार है फिल्म एग्जिबिट करने के लिए। लेकिन बार बार प्रेशर डाल के पिनराई विजयन की सरकार ने कई संगठन पे प्रेशर डाल के इसकी कैंसिल करवाया इसका फिल्म की। इससे लोग ज्यादा जानना चाहते थे भाई ऐसा ये फिल्म में क्या है जिसको वामपंथी क्यों डर रहे हैं। जब फिल्म के निर्माता वो कह रहे हैं भाई जो हकीकत है, ये कि ये फैक्ट है, केरल से कुछ युवा जाके आईसिस पे शामिल हुए, इसी तरह प्रोपेगेंडा में ये हुए चुके थे, उसमें कुछ महिला थे, उन कहानियों पर ये बेस्ड है जी। तो ये कहानी क्या कहता है कि किस तरह केरल के युवाओं को ये किया जाता है, तो पूरा प्रोपेगेंडा करके ब्रेन वॉश करके लिया जा रहा है। और इसको चर्च, देखिए जितने चर्च संगठन है केरल में, वो इसको बड़े रूप में लिए। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं सर ये जो कहानी है, ये कहानी जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्टों को, सीपीएम या वामपंथी पार्टियों को और कांग्रेस को परेशान कर रही है क्या? क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं कि भाई गरीबी है, आर्थिक मुद्दा है। केरल में अगर गरीबी और आर्थिक मुद्दा है तो उसकी भी तो जिम्मेदारी यूडीएफ और एलडीएफ की ये है। और कहीं ना कहीं इस तरह के सोशल इश्यूज जो हैं वो इनको असहज कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। परेशान इसीलिए कर रहे हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे संगठन काम कर रहे हैं। क्योंकि वो संगठन अल्पसंख्यक के नाम पे ऐसे काम कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं अगर ये फिल्म दिखाया जाएगा जागृति बढ़ेगी, लेगा जैसा हमको इसको समर्थन कर रहे हैं। मतलब इस पर कोई रोक नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जो भी हुआ फिर एनआईए ने किया, बाकी ने किया। और मामला तो कुछ, देखिए कुछ तो स्टोरी इसमें जो कहानी दिखाई गई है वो तो फैक्चुअल अकाउंट पे बेस्ड है। और चर्च के संगठन ने, चर्च खास करके क्रिश्चियन युवा संगठन ने इस फिल्म को दिखाया है, ये कह के भाई हमारे बच्चे इस पर होशियार रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए किस प्रकार की डेंजर्स हैं। देखिए किस तरह लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, फिर उनको धर्माकरण किया जा रहा है। फिर कुछ लोगों को तो वहां भी ले गए थे, सीरिया ले गए थे, फिर वो फंस गए थे, वहां से फिर वापस चुनावों में असर हो सकता है इसका कुछ? देखिए ये बात चल रही है। देखिए ये बात ये है कि कम्युनिस्ट आजकल क्या है कि लगता है कि जो वामपंथी सरकार है केरल में वो इस मामले में बड़े सॉफ्ट है, क्योंकि अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण। और कांग्रेस भी इसमें सॉफ्ट है क्योंकि उनकी भी बड़ी चिंता है भाई हमारी मुस्लिम वोट की क्या होगी, वो क्या सोचेंगे हमारे वोटर। देखिए ये बात एक चीज है लालचंद जी, ये जो लव जिहाद की शब्द पहली बार प्रयोग हुआ था वो चर्च की तरफ से हुआ। और इसमें इस तरह की बात केरल हाई कोर्ट ने भी कही थी। बाद में उस समय के जो केरल मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन, उन्होंने भी ये बात की, जांच की थी। फिर बाद में हमने देखा कि जब वामपंथी सरकार दोबारा आने के बाद ये कहा गया भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा केरल पुलिस का भी कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं निकला है जी।
लेकिन आप जानते हैं कुछ बच्चों की पेरेंट्स ने कोर्ट मूव किए थे, भाई हमारे बच्चों को ऐसे लिया गया था, ठीक है, इसे ब्रेन वॉश किया गया। तो ये देखिए ऐसी ताकतें तो काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसा एक फिल्म दिखाने में किसी को इतराज नहीं होनी चाहिए। भाई आप देख लीजिए, बच्चे अगर सतर्क रहे, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, तो इनको ये अलर्ट रहने में क्या बात है, लेकिन इस पे रोक लगा के इसकी पॉलिटिक्स बढ़ गई। ऐसा लग रहा है कि रोक लगा करके पॉलिटिक्स बढ़ रही है और कहीं ना कहीं असहजता तो हो रही है, कुछ ना कुछ आशंका तो है कि ये जो एक सोशल इशू पर जो आप बता रहे हैं कि ये रियल स्टोरी है वहां पर बहुत सारी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को खासतौर पर यूडीएफ और एलडीएफ, देखिए ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि दोनों को असहजता हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आज के इस वक्त में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, अगले हफ्ते फिर इसी वक्त हम लेकर आएंगे ये खास प्रोग्राम इस वक्त, और इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।